तो इससे पहले हमने पढ़ा था फ्लो एंड हो के बारे में, हो हैंड टूल था। अब हम देखते हैं यहाँ पे कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर्स क्या होते हैं? अ कल्टीवेटर इज़ अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड हेल्प्स इन लूजिंग सोयल। तो जो कल्टीवेटर होते हैं ये ट्रैक्टर से अटैच्ड रहते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं और जो सोयल होते हैं उसको लूज़ करते हैं। फिर देखो कल्टीवेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्लो सिंस दे आर फास्टर। तो जो ये फ्लो होते हैं, हमने फ्लो के बारे में भी पढ़ा था, ये फ्लो से क्या होते हैं? फास्टर होते हैं, क्योंकि जो पीछे लगे रहते हैं ये ऐसे नुकीले होते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे लगे रहते हैं, और जो मिट्टी है उसको पूरा क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। और फ्लो से क्या होते हैं? ये फास्टर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब सेकंड टॉपिक है शोइंग। शोइंग क्या होता है? जो हमने जो सोयल है उसको प्रिपेयर किया है, उसमें क्या है? सीड्स को डालना या उसमें प्लांटिंग करना। तो देख लेते हैं। शोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सोयल। जो फिर देखो द सीड्स आर शोल्ड इन द सोयल दैट इज़ लूजन्ड बाय कल्टीवेटर वर फ्लो। तो जो हमने क्या करा, कल्टीवेटर और फ्लो के द्वारा सोयल को लूजन किया है, उसमें हम क्या करते हैं? ये जो सीड्स होते हैं उनको शो करते हैं, उसको मिट्टी में डालते हैं, प्लांटिंग या सीड्स को। फिर देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो हमारे पास सीड्स कैसे होना चाहिए? बढ़िया होने चाहिए, उनका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख देते हैं, क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। यानी कि जितना हमारे पास जो बेहतर क्वालिटी का होगा वही डिटरमाइन करेगा कि क्रॉप कैसे यील्ड होगी। तो बेहतर क्वालिटी का हमारे पास सीड्स होने चाहिए, तभी हमारे पास जो क्रॉप्स होगी वो भी बढ़िया होंगी। फिर देखो द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लॉट ऑन द वाटर वेयर्स द गुड सीड सिंक। अब क्या होता है? जो डेड एंड डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? होलो, ये खोखले होते हैं, एंड फ्लॉट ऑन वाटर, और वाटर पर तैरते हैं। वेयर्स द गुड सीड सिंक, और जहाँ जो बढ़िया हमारे पास अच्छे सीड्स रहते हैं वो क्या होते हैं? सिंक हो जाते हैं या उग जाते हैं, या मिट्टी में वो नीचे ही रहते हैं। वाटर अगर हम उसमें डालते भी है तो वाटर के ऊपर तैरेंगे नहीं, फ्लॉट नहीं करेंगे, वो सिंक हो जाएंगे। तो ये क्या है? हमारे पास सिलेक्शन ऑफ सीड्स है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल्स। तो ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते थे? बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रेडिशनल टूल्स। तो बिफोर किससे? मॉडर्न एग्रीकल्चर से। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर, अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो नई नई मशीनों का यूज़ होता है, उससे पहले हम किसका करते थे? ट्रेडिशनल टूल्स का करते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है जो ट्रेडिशनल टूल्स थे? पहला देखो फ्लो है, फिर देखो शाउल्स है, फिर देखो साइथिसिस है, फिर देखो पिकैक्सिस है। ये नाम थोड़ा वैसे हैं डिफ़िकल्ट, और ये हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है इनका। तो ये क्या थे? ट्रेडिशनल टूल्स थे। इसको हम क्या करते थे? इससे मिट्टी को खोदने के लिए। लेकिन ये क्या है? ये थोड़ा टेक्निकली कैसे थे? हार्ड होता था इनसे काम करना। ये देखो यहाँ पे ये नुकीले से निकले हुए हैं, इससे हम क्या करते हैं? मिट्टी लूजन करते थे। यहाँ पे देखो ये थोड़ा चौड़ा सा भी है, और इससे भी क्या करते थे? जैसे अभी हमारे पास हमने देखा था जो हो हैंड टूल था, उसमें क्या है? इस प्रकार का था, और उससे आसानी से हमें क्या है? मिट्टी लूज कर सकते थे। तो जैसे ट्रैक्टर में हम कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर कैसे होते थे? ये नुकीले लगे हुए हैं कल्टीवेटर में, और वो जल्दी से और बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? मिट्टी को लूजन कर देते हैं। लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा हार्ड होते थे। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रेडिशनल टूल्स हैं। अब हम देखते हैं द ट्रेडिशनल टूल्स यूज टू सो द सीड्स वॉज लाइक अ फनल। जो ट्रेडिशनल टूल्स थे वो क्या थे? उनमें क्या लगे रहते थे? फनल लगे रहते थे, फनल। और क्या होता था कि मान लिया ऐसा कुछ जैसे गांव में आपने देखा होगा हल होते हैं, तो इसमें क्या है? ये इसमें क्या डालने हैं? सीड्स डालने हैं। ये अपना आप नीचे आ जाएंगे और आगे से क्या करेगा? ये मिट्टी को लूज करता हुआ जाएगा और इसमें सीड्स डलते रहेंगे। तो वो बोलता द ट्रेडिशनल टूल्स यूज्ड टू शो द सीड्स वाज लाइक फनल। तो ये ऊपर क्या लगे रहते थे? फनल लगे रहते थे।
वन सीड पुट इनटू दिस फनल, और इस फनल के अंदर क्या है, सीड्स को डाला जाता था। दे वुड गो टू 2-3 ट्यूब्स हैविंग शार्प विंड, 2 या 3 ट्यूब्स लगे रहते हैं एंड शार्प, ये वाला क्या है, शार्प एंड की ओर। द एंड्स विल pierce into the soil and place the seeds there। तो ये बोल रहा है ends will be pierce into the soil and place the seeds there। ये जो pierce, ये क्या करते थे, ये जगह बनाते थे किसके लिए, सीड्स के लिए। आगे से क्या करता हुआ चलेगा, लूज करता हुआ चलेगा, pierce into the soil, किस में, सोयल में, place the seeds, और जो सीड्स है उनके लिए जगह बनाता है। फिर देखो सीड ड्रिल क्या है, फिर सीड ड्रिल आर यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल है ये हेल्प किसकी हेल्प से, ये ट्रैक्टर की हेल्प से, इसमें ट्रैक्टर के हेल्प से इसको क्या किया जाता है, शोइंग की जाती है। इट इंश्योर दैट सीड्स आर शोन यूनिफॉर्मली एट पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाय सोयल आफ्टर शोइंग। तो एक साथ सारे काम कर दे रहा। जैसे मान लिया ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर क्या करेगा, इसके पीछे ऐसे इसमें सीड्स है, ये सीड डालेगा और आगे से क्या करता हुआ चलेगा, ये इसको लूजन करता हुआ चलेगा। और पर्टिकुलर एरिया में अगर एक सीड्स यहाँ है तो दूसरा यूनिफॉर्मली, मतलब एक के बाद एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद ये सीड्स ऐसे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ और एक फिर यहाँ पे डलेगा। तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली एंड पर्टिकुलरली डेप्थ एंड कवर्ड बाई सोयल, और साथ साथ ये क्या करेंगे, इसको ये जो सोयल है उससे भी इसको कवर करते हुए चलेंगे। अब हमारे पास है यहाँ पे जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये क्या होते हैं जो सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, वो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट आर एडेड फर्टिलिटी। ये क्या करते हैं, सोयल के अंदर फर्टिलिटी को ऐड करते हैं या बढ़ा देते हैं। कौन, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद देखते हैं, वाइल मैन्योर आर मेड बाय डिकम्पोजर्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस आ गए। जो मैन्योर्स रहते हैं क्या होते हैं, मैन्योर्स रहते हैं मेड बाय डिकम्पोजर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं और किस में, मैन्योर्स में, वो हमारे लिए मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और उसके बाद अगर आप फर्टिलाइज़र की बात करो, ये फर्टिलाइज़र इज़ मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल। ये किससे बनते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल से बनते हैं। तो इनमें डिफरेंसेस आ गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र है इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट। ये क्या है, जो फर्टिलाइज़र होता है ये मैन मेड होता है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक वो होता है जो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इनऑर्गेनिक डिकम्पोज नहीं होता है। ये क्या होता है, जो ऑर्गेनिक होता है वो इको फ्रेंडली होता है और ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो ये क्या है, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट। फिर देखते हैं दूसरा क्या है, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र को कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोयल, और सोयल में कोई भी ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं कराता फर्टिलाइज़र। फिर यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स, लाइक जो प्लांट न्यूट्रेंट है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं किसमें, फर्टिलाइज़र में, लाइक जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। ये सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। अब देखते हैं मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज
तो ये क्या होते हैं, ये किसके नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये बनाए नहीं जाते, ऑटोमेटिकली नेचुरल होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। या फिर देखो ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन, किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन के द्वारा, किसका, कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, जो कैटल डंग होते हैं उनका और जो प्लांट होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। कैटल डंग का मतलब जैसे वेस्ट हो गया, जो गोबर वगैरह जो होते हैं, ये उनसे क्या करा जाता है, उनको डिकम्पोज करा जाता है, तब हमें मैन्योर प्राप्त होते हैं। फिर देखो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, और मैन्योर को हम कहाँ पे कर सकते हैं, फील्ड में, और जबकि डिकम्पोजर कहाँ, ये सॉरी फर्टिलाइजर कहाँ, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और मैन्योर को हम कहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर देखो मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोयल, और जो मैन्योर रहते हैं ये लॉट ऑफ ह्यूमस को किसके लिए, सोयल के लिए प्रोवाइड कराते हैं। फिर देखते हैं मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इनमें क्या होता है, मैन्योर्स में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। तो अगर हम देखें इसकी अपेक्षा, किसकी, फर्टिलाइजर की अपेक्षा, तो इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम क्या है, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। जबकि क्या है, मैन्योर जो होते हैं ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा ठीक होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल है, और इसमें ये ऑलरेडी ऐड होते हैं, जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पूछा जा सकता है, आपका बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, जो मैन्योर्स है उसके क्या क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं। तो पहला है द ऑर्गेनिक मैन्योर्स इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, जो ऑर्गेनिक मैन्योर रहते हैं ये क्या होते हैं, कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र होते हैं उससे बेटर होते हैं, क्योंकि ये क्या कैसे होते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, ये होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, इससे क्या है, हार्मफुल नहीं होते, ये इससे कोई नुकसान नहीं होता है। फिर दूसरा देखते हैं, इट इनहैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, ये क्या करता है, जो वाटर होल्ड कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, किसमें, सोयल में। जो ये हमारे पास मैन्योर है ये क्या करेगा, वाटर होल्ड कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा सोयल के अंदर। फिर थर्ड है हमारे पास, इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस इज ईजी, ये क्या कर देता है, वो पोर्स जो है, छोटे छोटे पोर्स बना देता है, किसमें, जो सोयल होता है उसमें, ताकि जो है गैस है उसका एक्सचेंज हो सके, उसको एयर मिल सके। जैसे हम अगर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही इनको भी क्या चाहिए, एयर चाहिए होती है, गैसेज जो है एक्सचेंज करने के लिए पोर्स बना देता है। फिर देखो ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब होते हैं इनकी क्या करता है, इनकी संख्या में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, यानी इंक्रीज कर देता है माइक्रो। यहाँ पे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका हमारे क्या है, डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पॉल्यूशन, अगर हम बहुत अत्यधिक मात्रा में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ पे उसका जो उसको हम बनाते हैं वो फैक्ट्रियों में बनता है और वो इनऑर्गेनिक रहता है ना, ऑर्गेनिक नहीं रहता है, तो ये क्या कर देता है, पॉल्यूशन कर देता है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है। फिर देखते हैं इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच, जो ये पीएच है ऑफ द सोयल इन सर्टेन रेयर केसेज, ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसको, पीएच को। तो जब पीएच चेंज हो जाएगा, पीएच वैल्यू जब चेंज हो जाएगी सोयल की, तो फिर पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी क्रॉप्स को लगाना चाहिए। तो जो पीएच है सोयल का वो होना चाहिए लगभग 5.5 से 7.5 के बीच में, तो ये चेक करते रहना चाहिए। फिर ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, क्रॉप रोटेशन, इसको भी देख लेते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली टू रिप्लेनिश विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं।
तो जब हम मान लिया कुछ ये फील्ड है यहाँ पे, इसमें कोई क्रॉप्स है, फिर उसके बाद ये वाला फील्ड है, हम इनको क्या कर देंगे सीजन में, जिस सीजन में ये वाली नहीं होगी इस ये वाली क्रॉप्स यहाँ पे लगा देंगे, ये वाली यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या होगा, जो इस फील्ड में उस क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसको वो क्या है, जो दूसरी क्रॉप्स आप यहाँ पे लगाते हो वो उसको यूज़ कर लेगा, और जो यहाँ वाले न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जो दूसरे सीजन में आप यहाँ पे जो क्रॉप्स लगाओगे वो क्या करेगी, उन न्यूट्रिएंट्स को भी ले लेगी और फर्टिलिटी को भी बनाए रखेगी। तो ये क्या है, डिफरेंट क्रॉप रोटेशन। हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक है इसमें वो है इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, देखो, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है, यानी समय समय पर हमें क्या है, जो क्रॉप्स है उसके लिए वाटर को सप्लाई करना। फिर देखो, द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोयल टू सोयल, सीजन टू सीजन। तो हमें क्या है, जो वाटर है सप्लाई है वो हमें क्या है, क्रॉप टू क्रॉप। मान लिया कोई क्रॉप ऐसी है जो जिसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है तो वहाँ क्रॉप के हिसाब से पानी देना पड़ेगा। फिर जो सोयल है, सोयल में भी कैसी है, कुछ सोयल ऐसी है जहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे सोयल के हिसाब से पानी वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। और सीज़न टू सीजन, और जैसे मान लिया रेनी सीजन है तो वहाँ कम है, या वाटर जो सोयल है उसमें मॉइस्चर है तो वहाँ उस हिसाब से वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोयल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और जो मॉइस्चर बना रहे सोयल के अंदर उसके लिए हमें जो वाटर है उसको रेगुलरली सप्लाई करना पड़ेगा सोयल में। अब है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं, ये हैं 2 टाइप्स रहते हैं। पहला है मॉडर्न मेथड और दूसरा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स। जो ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय में यूज़ किया जाता था और जो मॉडर्न मेथड है जो अब यूज किए जाते हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। तो इसका हम जो फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न मेथड और सेकंड है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड। 2 टाइप्स के थे, एक मॉडर्न मेथड और एक ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, कैटल एंड ह्यूमन लेबर। तो जो है ह्यूमन लेबर और कैटल की हेल्प से क्या करना, इरिगेशन। तो ये क्या है, कैटल एंड ह्यूमन लेबर। तो ये क्या बोल रहा है, दे आर चीपर बट लेस इफ़िशिएंट। ये चीपर तो होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे देखो, दीज इंक्लूड्स, पहला है मोट, फिर है चेन पंप, फिर है ढेकली, फिर है रोट लेबर सिस्टम। तो ये क्या है, सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड है। मोट है जैसे पुली सिस्टम है, इसमें पानी निकाला जाता है फिर उसको फील्ड में डाला जाता है। फिर उसके बाद जैसे चेन सिस्टम है तो व्हील में एक चेन बांध के उसको खींचा जाता है, पानी निकालेंगे और वो फील्ड में जाएगा, लेकिन उसका ये पता नहीं रहेगा कि कहाँ और किस तरफ जाएगा। ढेकली है, इसमें भी वही है, इसमें पानी निकालेंगे फिर वो लेबर के दूसरे बंदा उसको क्या है, फील्ड में डालेगा। रोएट लेबर सिस्टम, इसमें क्या करते हैं कि एक व्हील में बांध देंगे और जैसे कोई वुफेल वगैरह से उसको व्हील को घुमाएंगे तो पानी वाटर निकलेगा और उसको यूज़ किया जाएगा या डाला जाएगा। तो ये इफेक्टिव नहीं है ये वाले मेथड जो ये हमारे पास थे, ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं यूजिंग पंप्स जो पंप है ये भी ट्रेडिशनल मेथड है। टू लिफ्ट पंप कैन बी पावर्ड बाय डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। इस पंप को डीजल, बायोगैस इनसे एनर्जी दी जाती है और फिर वाटर निकाला जाता है, फिर उस इरिगेशन में यूज किया जाता है। तो ये क्या है, यूजिंग ऑफ पंप। ये सारे के सारे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। सेकंड हमारे पास है मॉडर्न मेथड्स जो हम आजकल यूज़ करते हैं। तो दे आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर्स। ये जो वाटर की सेविंग है इसके लिए बेस्ट होते हैं। 2 मेन इरिगेशन मेथड्स इन यूज टूडे आर, जो आजकल है हमारे पास 2 मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पहला है हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट हैज़ परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप जॉइंड
टू द मेन पाइपलाइन, ये मेन पाइपलाइन से ज्वाइन रहते हैं। एट रेगुलर इंटरवल वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर, और जो मेन पाइपलाइन होती है वहाँ से अंडर प्रेशर में वाटर आता है और ये पूरे जितना भी एरिया होता है उसमें क्या कर देते हैं, पानी को पहुँचा देते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, इट स्कैप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स एंड स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप लाइक रेन ऑफ्टन यूज्ड इन वाटरिंग लॉन्स कॉफ़ी प्लांटेशंस। ये क्या करते हैं, जो ऊपर नोजल्स लगे रहते हैं, ये जब वाटर सप्लाई होता है मेन लाइन से प्रेशर में तो नोजल्स घूमते हैं और जैसे बरसात होती है, रेन होती है, उसी प्रकार से ये पूरे के पूरे एरिया में पानी को पहुंचा देते हैं। फिर यहाँ पर आता है बेस्ट फॉर प्लेस वेयर, कहाँ पे बेस्ट रहता है, ये लैंड इज़ अनइवन, जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, मान लिया ऊबड़ खाबड़ है, सीधी नहीं है, ऐसे जो ढालदार खेत होते हैं जैसे आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये क्या है, रेन टाइप की तरीके से वाटर इरिगेशन करती है, तो ये हर जगह पहुँच जाती है, पहुँचा देगी वाटर को। तो दूसरा है सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ना हो वहाँ के लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हमारे पास क्या आता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकंड है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। होता क्या है, इसमें जो ड्रिप इरिगेशन होता है, इसमें एक पाइप लगा दिया जाता है और पाइप में होल कर दिए जाते हैं छोटे छोटे, और वो डायरेक्ट जहाँ पे रूट्स होगी क्रॉप्स की उन्हीं रूट्स पे गिरेगा, जिसकी वजह से पानी भी वेस्टेज नहीं होगा। बेस्ट प्लेस फॉर ड्रिप इरिगेशन इज़ वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, ऑफ्टन यूज्ड इन वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्रीज। तो ये बेस्ट कहाँ के लिए है, जहाँ पे क्या है, पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ पे इसका ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जा सकता है। फिर देखो, हाउ डज ओवर इरिगेशन हार्मफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, और अगर बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया जाए तो वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। लाइक इरेगुलर अंडर इरिगेशन एक्सेसिव वाटर कैन ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स। जब ज़्यादा मतलब बहुत आवश्यकता से, जब जितनी नीड है उससे भी ज़्यादा जो है इरिगेशन या वाटर दिया जाएगा तो वो क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज कर देता है। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली as they do not get sufficient air to respiry। तो जो रिस्पायरी सिस्टम है इसके लिए क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा वाटर होगा तो प्रॉपरली वो क्या है, उनको एयर नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से वो क्या होंगे, जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली ड्यू टू टेक ऑफ प्रॉपर सोयल एयरेशन। तो क्या होता है, जब पूर्ण रूप से यहाँ पे इसमें एयरेशन नहीं हो पाएगा तो ये क्या होंगे, रूट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, ओवर इरिगेशन भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी वीड्स से प्रोटेक्शन। तो वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जो क्या होते हैं, नेचुरल किसके साथ, क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। फिर देखो, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और जिस प्रोसेस के द्वारा हम वीड्स को अलग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वाई इज वीडिंग नेसेसरी, ये जो वीडिंग है नेसेसरी क्यों है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो आप, ये पहला है, रिमूवेबल ऑफ वीड्स इज एसेंशियल बिकॉज वीड्स compete with crops for space, light, water, nutrients। ये क्या करते हैं, वीड्स ये compete करते हैं क्रॉप्स को। मान लिया हमारे पास ये पॉट है, इसमें हमने क्या लगा दिया, प्लांट लगा दिया, ये प्लांट लगा दिया, और ये क्या है, ये वीड्स भी यहाँ पे आ गया। इसे हमने लगाया नहीं था, लेकिन क्या कर दिया, ये अपना आप ग्रो कर गया। अब क्या होगा कि जो आपने वाटर दिया है, जो इसके लिए लाइट चाहिए,
वो, और जो न्यूट्रिएंट्स हमने दिए हैं इस प्लांट्स को, वो ये जो आपने इस प्लांट्स को लगाया नहीं, खुद ही ये ग्रो कर गया, ये क्या है, इसको शेयर करेगा, इसको यहाँ से न्यूट्रिएंट्स भी ले लेगा, वाटर भी ले लेगा, एयर भी ले लेगा, सारी चीज़ें, लाइट भी ले लेगा, सारी चीज़ें ले लेगा। जो इसको मिलना था ये अब इसके साथ क्या करना पड़ रहा है, इसको शेयर करना पड़ रहा है, इसलिए इनको वीड्स को हटाना जरूरी है। दे में इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, इसको काटते हैं, तो उसमें भी ये क्या करता है, इंटरफेयर करता है, इसमें दिक्कत होती है। अगर हम उसको हार्वेस्टिंग कर दे साथ में, तो ये पॉइजन, हमें उस प्लांट्स के बारे में कुछ पता तो है नहीं, तो हो सकता है वो कैसा हो, पॉइजनस हो, और उसमें पॉइजन हो तो एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए ये क्या होगा, हानिकारक होगा। इसलिए इसमें से वीड्स को हटाना, वीडिंग क्या है, नेसेसरी। अब हाउ डू फार्मर्स रिमूव वीड्स। फार्मर जो है वीड्स को कैसे रिमूव करते हैं। फार्मर रिमूव वीड्स बाय टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप, यानी जो शोइंग, क्रॉप्स को बोने से पहले, शोइंग करने से पहले उसको क्या कर लेते हैं, टिलिंग कर लेते हैं, टू अपरूट एंड किल वीड्स। उससे क्या होता है, जो वो उसमें वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूट सहित ऊपर आ जाते हैं और क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो उसको हट जाते हैं मतलब। तो सेकंड यहाँ पे देखो, मैनुअली रिमूविंग देम यूजिंग कुर्फी टू अपरूट देम वर कट देम क्लोज टू द ग्राउंड। या तो उसको कुर्फी से पूरा जड़ सहित निकाल देते हैं, या उसको बहुत नीचे ग्राउंड से उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, स्प्रेडिंग वीडिसाइड्स, केमिकल्स दैट किल वीड्स बट डू नॉट डैमेज क्रॉप्स। ये जो वीडिसाइड्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, इनको डालते हैं, ये केमिकल होता है, और ये केमिकल क्या होता है, जो हमारी क्रॉप्स होती है उसको कोई हार्म्स नहीं करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, और जो हमारे पास वीड्स होते हैं इनको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो वीडिसाइड्स का भी, ये जो स्प्रेडिंग वीडिसाइड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब क्रॉप्स रेडी हो जाती है तो उसको हम काट लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। यानी जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के मेथड क्या है। हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय टू मेथड, ये दो मेथड्स के द्वारा डन किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट इज़ द मैनुअल मेथड्स वेयर अ सिकल इज़ यूज्ड। ये फर्स्ट क्या है, मैनुअल मेथड है, ये ह्यूमन के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे दरांती वगैरह से क्रॉप्स को काटना। फिर सेकंड इज़ द मैकेनिकल मेथड वेयर अ हग मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज़ यूज्ड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मशीनों का यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं आजकल हार्वेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। तो ये हार्वेस्टिंग, टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग है, टू टाइप्स के हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होता है, थ्रैशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाप्स। जो चाप्स होते हैं उसमें से क्या है, ग्रेन्स को लूज करना, हटाना। वाइल इट कैन बी डन मैनुअली, these days a machine is used that separates all the grains। आजकल क्या है कि मशीनों का यूज़ किया जा रहा है इसको सेपरेट करने में। लेकिन ये क्या है, थ्रेशिंग किसके द्वारा होता है, मैनुअल द्वारा होता है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमने गेहूँ काटा है, उसको एक बांध लिया और फिर उसको किसी चीज़ में मारेंगे नीचे, तो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो लूजनिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाप से अलग करना। फिर उसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाप यूजिंग द हेल्प ऑफ द वाइंड। यहाँ पे क्या है, सेपरेशन करना, किसका, किससे, चाप से। तो इसमें क्या करते हैं, एक ट्रे लेते हैं, ट्रे में हम ग्रेन्स को रखते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे करके नीचे छोड़ते हैं। फिर हवा के माध्यम से जो चाप्स होंगे हल्के रहते हैं वो उड़ जाते हैं, और जो ग्रेन्स भारी रहते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये कह रहा है, ड्यू टू द वाइंड लाइटर चाफ फ्लाइज अवे एंड द हैवियर फॉल डाउन। और जो हैवियर होते हैं वो फॉल हो जाते हैं, और जो लाइटर चाप होते हैं वो क्या होते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारे पास दो टाइप्स है, थ्रेशिंग और विनोइंग।
अब हमारे पास इस चैप्टर में जो है लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। तो स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर के अंदर। जब हमारे हार्वेस्टिंग हो जाती है तो इसको स्टोर करना। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज वर सिलोज। तो ये कहाँ पे रखना है? ग्रेनरीज, ये वो जगह होती है जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं किसको? रेडी ग्रेन्स को हार्वेस्टिंग के बाद। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन द ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ फंगल इन्फेक्शन। तो क्या होता है, ग्रेन्स को हमें कैसे रखना होगा? ड्राई प्लेस पे रखना होगा। अगर हम उसको मॉइस्चर वगैरह मिल गया तो उस पर क्या है, फंगस वगैरह लग जाता है जिससे ग्रेन्स ख़राब हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे ग्रेनरीज वर्ड आया तो ग्रेनरीज देख लेते हैं। ग्रेनरीज आर द प्लेस वियर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। तो ग्रेनरीज क्या होती है? जहाँ पे हम फ्रेश जो हमारे ग्रेन्स है वो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसको जहाँ पे रखते हैं उसको हम ग्रेनरीज बोलते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द मैनेजमेंट एंड केयर फ्रॉम एनिमल्स फॉर मिल्क, एग वर मीट। यानी ऐसे एनिमल्स की जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, उनकी केयर करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। किसके लिए? मिल्क के लिए, एग के लिए और मीट के लिए। तो लगभग आपका ये जो चैप्टर है ये अब समाप्त हो चुका है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको नोट तैयार कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे।